कि व्हाट इज फेशियल एजिंग। अपने फेस के स्किन की एजिंग 3 लेवल पे होती है, जैसे कि स्किन, उसके नीचे कोलेजन और उसके नीचे वॉल्यूम लॉस। स्किन लेवल पे नॉन सर्जिकल क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं जो एजिंग को प्रिवेंट या मेंटेन कर सके। अर्ली एजिंग को स्लो करना और स्किन को लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प। पेशेंट स्किन केयर जो है वो घर पे किस वे से कर सकता है और किस के लिए उनको क्लिनिक आने की जरूरत है या फिर एस्थेटिक फिजिशियन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली बात तो उन्होंने मेडिकली प्रूवन एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स ही यूज करने चाहिए। हाउ डू यू थिंक कि ये पुराने जमाने में भी लोग करते थे? फॉर एग्जाम्पल जैसे रेखा जी हो गए, माधुरी दीक्षित जी हो गए, तो क्या ये प्रोसीजर्स रिंकल्स, फाइन लाइंस भी क्लियर करता है? द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंटिंग दिस wrinkling इज बोटॉक्स ट्रीटमेंट। बोटॉक्स के साथ एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि फ्रोजन लुक आता है। क्या सच में वो फ्रोजन लुक बहुत सारे पेशेंट में आ जाता है? आजकल एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स बहुत कॉमन हो गए हैं, सिंपल स्किन केयर से लेके एडवांस सर्जरी तक। लेकिन कंफ्यूजन भी इक्वली कॉमन है। क्या सेफ है, क्या इफेक्टिव है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या नेचुरल लगेगा। इसलिए आज हम 3 मेजर कैटेगरीज क्लियर करेंगे: नॉन सर्जिकल, मिनिमली इन्वेसिव एंड सर्जिकल एंटी एजिंग। हम इनके बेनिफिट्स, पिटफॉल्स और फैक्ट्स डिस्कस करेंगे ताकि आप आपके लिए बेस्ट, सेफेस्ट और नेचुरल लुकिंग अप्रोच चूज कर सकें। सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज फेशियल एजिंग। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन जानने से पहले मुझे लगता है कि एजिंग क्या होती है वो समझना चाहिए। अपने फेस के स्किन की एजिंग 3 लेवल पे होती है, जैसे कि स्किन, उसके नीचे कोलेजन और उसके नीचे वॉल्यूम लॉस। तो इन 3 लेवल पे अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, उसकी वजह से कंबाइंड ट्रीटमेंट ऑप्शन इंपॉर्टेंट होता है। आपने जैसे 3 लेवल पे बात करी, तो वैसे स्किन लेवल पे नॉन सर्जिकल क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं जो एजिंग को प्रिवेंट या मेंटेन कर सके। सो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स मेनली स्किन क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। ये ग्लो, पिगमेंटेशन, अनइवन टेक्सचर, फाइन लाइन, रिंकल्स, इन सबको टारगेट करते हैं। इनका गोल होता है प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस, यानी अर्ली एजिंग को स्लो करना और स्किन को लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करना। आप थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करिए कि पेशेंट स्किन केयर जो है वो घर पे किस वे से कर सकता है और किस के लिए उनको क्लिनिक आने की जरूरत है या फिर एस्थेटिक फिजिशियन की जरूरत पड़ती है। ओके, तो हम बेसिक होम केयर से स्टार्ट करते हैं कि हम उनको घर पे यूज करने के लिए क्या दे सकते हैं या पेशेंट्स ने घर पे यूज करने के लिए क्या यूज करना चाहिए। तो मेडिकल स्किन केयर में देखें तो सबसे पहली बात तो उन्होंने मेडिकली प्रूवन एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स ही यूज करने चाहिए। तो जैसे कि रेटिनॉल्स हो गए आपके, विटामिन सी, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, अलग अलग सीरम्स आते हैं आजकल। एंड सबसे बेसिक स्किन केयर है दैट इज योर मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। एवरी पर्सन शुड अंडरस्टैंड योर स्किन टाइप। स्किन टाइप के हिसाब से आपको आपका एक AM एंड PM रूटीन बनाना है। तो उसमें आएगा सबसे पहले आपका मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन एंड देन योर टोनर। एंड द फर्स्ट स्टेप यू शुड डू इज योर क्लींजिंग। तो अगर आपका स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रोन है तो यू शुड गो विद मोस्टली जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स, मैट बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ जा सकते हैं। तो इस हिसाब से यू कैन चूज द राइट प्रोडक्ट्स for your home care. What are the newer modalities which are available at your clinic which can help patient to take care of their skin more effective ways? So there are different range of treatments that we give. उसमें आते हैं chemical peels, lasers, energy based devices. Then we also give PRP, skin boosters and many kinds of medications. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि chemical peels में हम क्या करते हैं। तो उसमें डिफरेंट रेंज ऑफ केमिकल पील्स आते हैं, जैसे आपका लैक्टिक पील हो गया, येलो पील हो गया, सैलिसिलिक पील हो गया, या ग्लाइकोलिक हो गया, TCA हो गया एंड मेनी ऑफ देम, बहुत सारे। तो ये पील्स हम स्किन टाइप के हिसाब से हर पेशेंट पे यूज करते हैं। वी डू द ट्रीटमेंट। द अदर थिंग्स वी कैन आल्सो गो विद आवर लेजर्स एंड एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस। लेजर्स में स्किन रिसर्फेसिंग हो गया, स्किन टाइटनिंग हो गया, या फिर पिगमेंटेशन इंप्रूव करना।
तो उसके लिए लेजर्स लाइक CO2 फॉर रिसर्फेसिंग, Q-switch फॉर योर पिगमेंटेशन एंड Nd:YAG हो गया. So there are different kind of lasers for different skin type and your concerns. The other things we go are PRP and skin boosters. So PRP is platelet-rich plasma that we do on your face also and on your scalp also. तो उसमें हम हमारा अपना ही ब्लड लेके उसका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा तैयार करके सेंट्रीफ्यूग करके then we inject that. तो उससे एक कोलेजन प्रोडक्शन होता है एंड स्किन इलास्टिसिटी बढ़ती है अगर हम फेस पे करते हैं. तो वी कैन ऑल्सो गो विद द वैम्पायर फेशियल. उसके अंदर भी हम पीआरपी प्लाज्मा ही यूज करते हैं. द टेक्निक वी यूज फॉर इट इज इंजेक्टेबल्स ऑल्सो एंड माइक्रो नीडलिंग ऑल्सो. तो माइक्रो नीडलिंग में स्मॉल नीडल्स होते हैं, तो उस पे पीआरपी भी हम इंजेक्ट कर सकते हैं या एक्सोसोम्स भी इंजेक्ट कर सकते हैं, पीडीआरएम भी कर सकते हैं. देयर आर मेनी थिंग्स जो आज अवेलेबल है. So you spoke about Medifacials. ये फेशियल्स अपने नॉर्मल सैलून वाले फेशियल्स से कितने डिफरेंट होते हैं? ओके, जो मेडिफेशियल्स हम करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज वी कंसल्ट द पेशेंट. हम उनका स्किन एनालाइज करते हैं, उनका स्किन कौन से टाइप का है वो देखते हैं. एनालाइजर में हमें स्क्रीन पे पूरा वो मैग्नीफाइड इमेज दिखता है. उससे भी अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ स्किन द पेशेंट हैज, व्हाट कंसर्न्स द पेशेंट हैज कम टू अस विद एंड उनके सिम्टम्स क्या है. उस हिसाब से ही हम उन्हें मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं. What are the most common expectation issues which you come across with the patients who are coming to you for like lasers or peels? उनके एक्सपेक्टेशंस कैसे होते हैं? पेशेंट्स कभी कभी ऐसे एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं कि हमें वो सर्जरी वाला रिजल्ट आना चाहिए. तो जैसे कि these all are non-surgical treatments. So patients sometimes expect कि आज हमने एक मेडिफेशियल करा लिया या कोई non-surgical procedure करा ली, कोई लेजर करा लिया, तो they feel that कि वो सर्जिकल पूरा रिजल्ट आना चाहिए एंड मैजिक रिजल्ट आना चाहिए. तो वो वैसे नहीं होता है. एंड द अदर थिंग इज कई बार अगर कंसंट्रेशन पील का कम ज्यादा हो गया या लेजर का फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो गया तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन भी हो सकता है. ये भी उसके एक कॉन्स हो सकते हैं. तो ये मैं बताना चाहूंगी सारे पेशेंट्स को कि कोई भी ट्रीटमेंट के लिए हमें सेशंस लेने पड़ते हैं from lower energy to higher energy according to your skin type. Then and then only ये सारे procedures अच्छे से work करेंगे या आपके ऊपर जाएंगे. तो ये जो लेजर्स हो गए, मेडिफेशियल्स हो गए, these are all trending topics. How do you think कि ये पुराने जमाने में भी लोग करते थे? फॉर एग्जाम्पल जैसे रेखा जी हो गए, माधुरी दीक्षित जी हो गए, उन्होंने कैसे मेंटेन किया है अब तक? आपको क्या लगता है? फेशियल ट्रीटमेंट्स देखा जाए तो बहुत सालों से चल रहे हैं फ्रॉम आवर एंशिएंट आयुर्वेदा टाइम्स एंड आजकल वी हैव मॉडिफाइड इट इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मशीन्स. तो देखा जाए तो एक्ट्रेसेस लाइक रेखा, माधुरी दीक्षित, इवन दे डू सच ट्रीटमेंट्स. तो ऐसा नहीं है कि वो कोई एकदम ड्रास्टिक प्रोसीजर्स कर रहे हैं. वो सिर्फ एक बेसिक स्किन केयर फॉलो करते हैं, अपनी स्किन मेंटेन रखते हैं एंड दे डू आल्सो बेसिक लेजर्स. सो एक्ट्रेसेस का लुक कोई ड्रास्टिक ट्रीटमेंट से नहीं होता है. दैट इज बेसिक स्किन केयर, मेंटेनेंस फेशियल्स एंड मेंटेनेंस लेजर्स. सो नॉन सर्जिकल एंटी एजिंग का बेस्ट एग्जांपल है that skin looks better but it never looks done. So what do you think, what is the best time to start with your routine skin care and are the results permanent? Okay, so best time is to start in your mid-20s. तो mid-20s में ही हम स्किन केयर स्टार्ट कर सकते हैं. 20s के एंड तक आप रेटिनॉल्स और बाकी चीजें आप एड ऑन कर सकते हैं टू प्रिवेंट द एजिंग प्रोसेस. एंड रिजल्ट्स परमानेंट नहीं होते. Non-surgical procedures are mainly prevention and aging process को slow करना. Okay. That is for maintenance. So जैसे कि अभी नॉन सर्जिकल मॉडलिटीज की वजह से हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बाद अगर वो एजिंग प्रिवेंट नहीं होता है और थोड़ा थोड़ा एजिंग दिखना शुरू हो जाता है तो आई थिंक देयर विल बी रोल ऑफ
इंजेक्टेबल्स। सो अभी हमने देखा कि हम स्किन का एजिंग प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन सर्जिकल मोडेलिटीज, लेकिन ये धीरे धीरे अपना काम करना थोड़ा सा कम कर देती है, जबकि थोड़ा सा ज्यादा एज होने लगता है तब आई थिंक देयर विल बी रोल ऑफ नॉन सर्जिकल मोडेलिटीज वेयर वी कैन लिटिल बिट रिड्यूस योर वेट एज। हाँ एब्सोल्युटली, जैसे आपने शुरुआत में बहुत ही सही कहा था कि एजिंग 3 लेवल्स पे होती है। एक तो स्किन लेवल पे होती है, एक तो वॉल्यूम लॉस होता है और तीसरा ग्रेविटी की वजह से फैट सैग होता है। स्किन लेवल पे यूजुअली स्किन थिन हो जाती है, कोलेजन ब्रेकडाउन हो जाता है और व्रिंकलिंग ज्यादा दिखती है। फैट लेवल पे फैट वॉल्यूम जाने की वजह से आपके चिक्स का जो कंटूर है वो कम हो जाता है, हॉलो आईज दिखने लग जाती हैं जिससे आपको टायर्ड लुक दिखता है और एक जॉ लाइन जो है आपकी ब्लर हो जाती है। तो बेसिकली एक ओवरऑल टायर्ड और एक एज्ड वाला लुक आपके फेस में आ जाता है। सो जैसे अभी आपने बात की व्रिंकल्स की, तो क्या ये प्रोसीजर्स व्रिंकल्स फाइन लाइंस भी क्लियर करता है? देखो, व्रिंकलिंग की जब बात आती है तो पहले अपने को समझना है कि व्रिंकल्स होते क्यों हैं। व्रिंकलिंग होती है बिकॉज स्किन थिन हो जाती है। आपके एक्सप्रेशंस जो होते हैं आपके मसल्स की वजह से होते हैं। जब स्किन थिन हो जाती है, मसल हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो उससे फिर व्रिंकलिंग होनी शुरू हो जाती है। द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंटिंग दिस व्रिंकलिंग इज बोटॉक्स ट्रीटमेंट। बोटॉक्स से आप समझ लो व्रिंकल्स इरेज नहीं हो जाते, बोटॉक्स से प्रिवेंशन हो जाता है व्रिंकलिंग का। बोटॉक्स क्या करता है तो मसल को थोड़ा सा वीक कर देता है, उसके वजह से जो व्रिंकलिंग आएगी वो कम आएगी। It has to be very clear that Botox never erases your wrinkles, they prevents your wrinkles. बोटॉक्स के साथ एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि फ्रोजन लुक आता है। क्या सच में वो फ्रोजन लुक बहुत सारे पेशेंट में आ जाता है? देखो, फ्रोजन लुक मतलब एक्सप्रेशनलेस फेस। जब आप ऐसे करोगे तो आपकी झुर्रियां ऊपर नहीं दिखेंगी, स्माइल करोगे तो लाइंस नहीं दिखेंगी, विच नेचुरली आती है। एजिंग के साथ में बिकॉज ऑफ मोर हाइपर एक्टिविटी ऑफ द मसल्स वो ज्यादा दिखनी शुरू हो जाती है। अगर आप बोटॉक्स बहुत ज्यादा यूज करते हो, ज्यादा यूनिट्स में यूज करते हो, तो पूरा का पूरा मसल पैरालाइज हो जाएगा। तो तब आपको एक्सप्रेशन जब आप दोगे तब एक्सप्रेशन आएगा नहीं। दैट इज कॉल्ड एज फ्रोजन लुक। सो व्हेनेवर यू गिव बोटॉक्स इट हैज टू बी इन अ वेरी रेगुलेटेड डोसेज सो दैट एक नेचुरल लुक रखे और पता भी नहीं चले सामने वाले को कि आपने बोटॉक्स कर रखा है। तो बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है कि आप वॉल्यूम कैसे रिप्लेस करते हैं? देखो, जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे वैसे यूजुअली फैट जो होता है वो चला जाता है। सो उसमें बहुत सारा मेटाबॉलिज्म रहता है, उसको हम फिल करते हैं डर्मल फिलर्स से। सो बेसिकली फिलर्स आर मेड विद हाइलुरोनिक एसिड जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं जैसे हम वो टिश्यूज में जाते हैं। तो जहां जहां हम फिलर्स डालते हैं वहां वहां वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां का प्लम्पीनेस बढ़ा देता है। मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट्स दैट वी डू विद फिलर्स आर इन द चीक्स, जिससे आपको एक अच्छा सा कंटूर आ जाता है, एक लिफ्ट आ जाता है। अंडर आई हॉलो भी जैसे आजकल बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, उसमें भी हम फिलर्स डालते हैं तो जो टायरी लुक है वो नहीं आता है। आजकल लोगों में इवन स्माइल लाइंस, जिसको हम गमी स्माइल बोलते हैं, वो भी ज्यादा हो रहा है। तो नेज़ल फोल्ड में भी हम डाल सकते हैं। चिन में एक प्रॉपर चिन डेफिनेशन, एक फ्रेमवर्क फेस को देने के लिए जॉ लाइन में भी हम फिलर्स डालते हैं। जो ब्लरिंग ऑफ जॉ लाइन हो जाती है वो एकदम सीधा और नेचुरल देने के लिए, यंगर देने के लिए हम उसमें भी फिलर्स डालते हैं। जैसे फिलर्स आपका थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं, उसके लिए और इम्प्रूव लिफ्ट करने के लिए नॉन सर्जिकल कुछ वेज होते हैं जिससे हम फेस को लिफ्ट कर सकते हैं? देखो, फिलर्स जो होती हैं वो लिफ्टिंग के लिए नहीं होती है, बेसिकली वो वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के लिए होती हैं। थोड़ा बहुत लिफ्ट फिलर से आ जाता है, बट अगर माइल्ड सैगिंग होगी राइट, तो उसमें आपको फिर थ्रेड्स ही यूज करने पड़ेंगे। नॉन सर्जिकली बेस्ड थ्रेड्स रहती हैं जिनमें बार्ब वायर्स रहती हैं, बहुत सारे थ्रेड्स आजकल अवेलेबल है। दे बेसिकली वो स्किन और टिश्यूज को पकड़ के वो खींच देती हैं ऊपर की तरफ। सो थ्रेड्स जो होती हैं वो ओनली एंड ओनली जिनको माइल्ड सैगिंग है उसमें यूज होता है। सो बेसिकली थ्रेड्स यूज होती हैं आजकल टेम्पल्स के लिए यूज होती हैं, चिक्स के लिए यूज होती हैं, आपके नेक के लिए यूज होती हैं और आपके जॉलाइन के लिए भी यूज होती है। सो बेसिकली थिंक ऑफ थ्रेड्स एज द ट्रीटमेंट फॉर अर्ली साइंस ऑफ एजिंग। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो कर सकते हैं, मॉडरेट टू सीवियर रहेगा देन इट कम्स डेफिनेटली टू सर्जिकल पार्ट। सो व्हेन शुड वी गो फॉर सर्जरी? सर्जरी आपके एंटी एजिंग प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेप होना चाहिए। जब ग्रेविटी विन्स ओवर ऑल योर मेजर्स टू प्रिवेंट द एंटी एजिंग, देन कम द रोल ऑफ सर्जरी।
बेसिकली स्किन का क्वालिटी हुआ, पिगमेंटेशन हुआ या फिर वॉल्यूम हुआ, इन सब का हम केयर विद द हेल्प ऑफ नॉन सर्जिकल वेज या फिर इंजेक्टेबल से कर सकते हैं। लेकिन ये जब सब कम पड़ने लगते हैं और आपके फेस पे ये जो फोल्ड है बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं, स्किन का सैगिंग बहुत ज्यादा दिखता है, नेक का कंटूर चला जाता है और ये चिन का डेफिनेशन नहीं दिखता है, अंडर आईज बहुत ज्यादा हलो लगने लगते हैं, ये एरिया भी बहुत ड्रूप करता है, तब आता है सर्जिकल वेज। हमने आजकल बहुत सुना है कि हॉलीवुड एक्ट्रेसेस आजकल फेस लिफ्ट करवाती हैं, नेक लिफ्ट करवाती हैं। सो क्या आपका इस पे कुछ ओपिनियन है? सी, फेस लिफ्ट या फिर नेक लिफ्ट ये एक मेजर सर्जिकल पार्ट है जो हम एंटी एजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आई विल से कि दैट इज द मोस्ट कॉमन सर्जरी व्हिच इज परफॉर्म टू इंप्रूव योर एज। दिस कैन इंप्रूव योर एज अप टू 10 years आई विल से, एंड दीज आर द मोस्ट परमानेंट रिजल्ट्स। उसमें क्या करते हैं, सिर्फ स्किन को हम एलिवेट नहीं करते, उसमें स्किन के नीचे एक मास्क लेयर होता है, उसको भी रिपोजिशन करते हैं। तो उसको रिपोजिशन करने की वजह से अपना स्किन ओवरऑल ऊपर चला जाता है। लेकिन फेस लिफ्ट में सिर्फ ये एरिया ऊपर जाता है, लेकिन नेक में जो चेंजेस हुए हैं वो नहीं सही होते। उसके लिए आता है नेक लिफ्ट। नेक लिफ्ट में क्या किया जाता है, नेक की मसल को भी टाइट किया जाता है, उसकी वजह से अपना ये नेक लिफ्ट आके कंटूर दिखने लगता है। सो नेक लिफ्ट along with the facelift, this forms the total association of surgeries which will improve your facial contour and it reduces the sagging of the face. तो जैसे अभी आपने फेस लिफ्ट की बात की, तो जेंजीज एंड यंगस्टर्स में अभी बहुत फेमस है पोनीटेल लिफ्ट या फिर फॉक्स आई लिफ्ट। तो व्हाट इज एग्जैक्टली दैट? See, फॉक्स आई लिफ्ट या फिर पोनीटेल लिफ्ट ये यंगर लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसका बेसिकली एक ब्रो लिफ्ट नाम की सर्जरी है जिसमें हम ब्रोज को ऊपर करते हैं। ये सर्जरी एंटी एजिंग में भी यूज होती है। तो आई रिजुविनेशन विद द ड्यूरिंग एजिंग हम कैसे कर सकते हैं कि आई लीड्स ड्रूपी हो रही है, आई ब्रो सैगी हो रही है या फिर अंडर आई में जो हॉलोनेस हो रहा है, ये सब एड्रेस कर सकते हैं सर्जरी से। जैसे कि ब्रो लिफ्ट हुआ, आई लीड के लिए ब्लेफरोप्लास्टी हुआ जिसमें एक्सेसिव स्किन निकाल देते हैं, एंड अंडर आई हॉलोनेस के लिए हम फैट ग्राफ्टिंग करते हैं। ये सब चीजें आपकी आईज को रिजुविनेट करती है। आईज का रिजुविनेशन आपका एज को कम दिखा सकता है। आपने जैसे अभी फैट ग्राफ्टिंग की बात की, तो मतलब कहाँ से फैट निकालते हैं और कहाँ डालते हैं, हमें बस बताइए कुछ। सी, फैट ग्राफ्टिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है। जैसे अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि फिलर्स यूज कर सकते हैं हॉलोनेस कम करने के लिए। तो अगर फिलर्स एक एक्सटर्नल चीज है जो हम बॉडी में डालते हैं हॉलोनेस कम करने के लिए, लेकिन भगवान ने हमें खुद का फैट दिया है जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बहुत फैट होता है। ये फैट हम यूज कर सकते हैं, उसको प्रोसेस करके उसको माइक्रो नीडल से, नैनो फैट हम बोलते हैं, उसको हम फेस पे यूज कर सकते हैं। उसका यूज हम वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के लिए भी हो सकता है या फिर स्किन के रिजुविनेशन के लिए हो सकता है। फैट में होते हैं स्टेम सेल्स जो अपनी स्किन को एक अच्छे से हीलिंग करने के लिए हेल्प करती है और स्किन रिजुविनेटेड दिखती है। तो स्किन का फ्रेशनेस एंड वॉल्यूम, ये दोनों चीजें फैट से एड्रेस हो सकती है। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि फिलर से ज्यादा अच्छा फैट है और सब लोगों ने फैट ग्राफ्टिंग करनी चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं होता है। कुछ भी सबसे ज्यादा और सबसे खराब ऐसे नहीं होता। एवरीथिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर रेस्पेक्टिव, ये उसका बेसिक क्या पर्पज है उस पर डिपेंड होता है। अगर आपको ना इंस्टेंट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट चाहिए तो फिलर्स आर बेटर, बिकॉज फैट से प्रेडिक्टेबल अब्सॉर्प्शन नहीं होता। किस एरिया में कितना फैट अब्सॉर्ब हो जाएगा, कितना बचेगा, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो वॉल्यूम इज कंसर्न, देन गो विद फिलर, बट along with the volume facial rejuvenation is the concern, then go with the fat. तो जैसे हम तीनों ने अभी डिस्कशन किया एंटी एजिंग पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तीनों के अप्रोचेस अलग हैं टुवर्ड्स एंटी एजिंग। तो ऐसा कुछ कभी हो सकता है क्या कि एक मल्टी मोडालिटी सिस्टम हो जिसमें पेशेंट को हम तीनों के अप्रोचेस भी दे सकें और इससे पेशेंट्स को और ज्यादा बेनिफिट हो पाए? सो कॉम्बिनेशन अप्रोच एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। लोग सिर्फ रिंकल्स या वॉल्यूम लॉस के साथ एज नहीं करते, सबकी स्किन क्वालिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर स्किन डल है, अनइवन है या टेक्सचर्ड है, तो चाहे बोटॉक्स या फिलर्स कितने भी अच्छे हो, रिजल्ट्स इनकम्प्लीट ही लगते हैं। इसलिए लेजर्स, स्पील्स, स्किन केयर ये सब फाउंडेशन बनाते हैं। हेल्दी स्किन मतलब बेटर एंड लॉन्ग लास्टिंग आउटकम्स। जैसे मेरी ओपिनियन में इंजेक्टेबल्स एक्चुअली एनहांस करते हैं बोथ सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर हम फेस लिफ्ट करते हैं तो सर्जरी स्ट्रक्चर को लिफ्ट करती है, लेकिन वॉल्यूम रिस्टोरेशन के लिए फिलर्स बेटर है रादर देन फैट।
वैसे फॉर एग्जांपल बोटॉक्स जो है एक्सप्रेशन लाइंस को कंट्रोल करते हैं, फिलर्स नेचुरल कंटूर्स रिस्टोर करते हैं, और सर्जरी जो है तो ओवरऑल फ्रेमवर्क को इंप्रूव करती है। अगर स्किन ही आपकी ठीक नहीं है तो बेसिकली रिंकल्स तो ज्यादा आएंगे ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्किन केयर इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट एज इंजेक्टेबल्स एज वेल एज सर्जरी। सो जब ये सारे टूल्स वाइजली कंबाइन किए जाते हैं तो पेशेंट्स का रिजल्ट बैलेंस्ड, नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग होता है। मेरे एक्सपीरियंस में बेस्ट एंटी एजिंग रिजल्ट्स कस्टमाइज्ड प्लान से ही आते हैं, वन साइज फिट्स ऑल ऐसे नहीं होता। कभी भी प्लास्टिक सर्जरी या फिर एस्थेटिक सर्जरी में ये तीनों मॉडलिटीज अपने साथ काम करती रहती है। जैसे कि हमने सोचा था कि स्ट्रक्चर हुआ, वॉल्यूम हुआ या फिर स्किन क्वालिटी हुआ, ये तीनों पे अलग काम करने वाली अलग मॉडलिटीज है। ये तीनों जब साथ में काम करती है, एक सही इंटेंसिटी से काम करती है या फिर सही सीक्वेंस में काम करते हैं, तभी ये सारा रिजल्ट बेस्ट रिजल्ट दिख जाता है। सो कॉम्बिनेशन अप्रोच एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। लोग सिर्फ रिंकल्स या वॉल्यूम लॉस के साथ एज नहीं करते, स्किन क्वालिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर स्किन डल है, अनइवन है या टेक्सचर्ड है तो चाहे बोटॉक्स या फिलर्स कितने भी अच्छे हो, रिजल्ट्स इनकम्प्लीट ही लगते हैं। इसलिए लेजर्स, पील्स, स्किन केयर ये सब फाउंडेशन बनाते हैं। हेल्दी स्किन मतलब बेटर, लॉन्गर लास्टिंग आउटकम्स। सो मुझे लगता है द मैसेज इज वेरी क्लियर। एंटी एजिंग के लिए कोई एक ट्रीटमेंट अच्छी नहीं होती, मिक्सचर ऑफ ट्रीटमेंट्स होनी अच्छी जरूरी होती है, जिसके वी कॉल इट एन होलिस्टिक एंड इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, एंड दैट इज व्हाट वी डू इन स्कल डर्मा। कोई भी कंसर्न के लिए, एंटी एजिंग के लिए आप हमारे पास आते हो तो हमारी एक पूरी टीम होती है जो आपके साथ बैठती है और पूरा स्किन, वॉल्यूम और आपका सैगिंग पूरा काम करके हम लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स और अच्छे रिजल्ट्स दे पाते हैं।